Hello, welcome back to my YouTube channel. We have a new topic that is moment of inertia. Moment of inertia क्या होता है इसका आज मैं आपको डेफिनेशंस आपको बोलूँगा, मैं इसका बेसिक कंसेप्ट्स बोलूँगा मैं आपको। आप बने रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हमने लॉज ऑफ मोशंस में हमने पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? It is inability of a body by virtue of which a body can't change its state by its own. तो इनर्शिया जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कोई भी अगर हम इस यूनिवर्स में एक बॉडी को ले लेंगे, हम किसी भी बॉडी को लेंगे हम, तो उसकी इनेबिलिटी जो होती है वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है। अगर वो रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशंस में है तो वो मोशंस में रहेगी, अगर वो किसी डायरेक्शन में है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी जब तक ना हमारे पास हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। जो वो इनेबिलिटी होती है एक बॉडी में, उसी को इनर्शिया कहा जाता है, समझे आप। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी वही कहता है, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ट्रांसलेशनल मोशंस में, लीनियर मोशंस में हम इनर्शिया पढ़ते हैं। हम किसको? एक बॉडी की इनेबिलिटी को हम मेजर करते हैं, बॉडी में कितनी इनेबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है। तो वो इनेबिलिटी जो है, वो इनर्शिया जो है, वो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मास पर। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतनी ज्यादा इनेबिलिटी होगी, समझे आप, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट का मतलब ही होता है रोटेशन, रोटेशनल, समझे आप, रोटेशन, समझे आप। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये हुआ वही इनर्शिया अगर हम एक बॉडी का निकालेंगे और बॉडी का क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो यहां पर भी हमारे पास, अगर हमारे पास एक बॉडी का रोटेशनल मोशन है तो वहां पर एक बॉडी की अगर हम इनेबिलिटी को निकालेंगे, वो अपने स्टेट खुद अपने आप चेंज नहीं कर पाएगी। कितना रेजिस्ट करती है एक बॉडी, समझे आप, उसमें कितनी इनेबिलिटी है, वो अगर हम मेजर करना चाहेंगे हम, तो वो यहां पर हम कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, उसको सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हम। तो यहां पर देखिए, यहां पर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये आई किसके होता है? ये मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के इक्वल होता है। क्योंकि यहां पर रोटेशनल मोशन में बॉडी जो होती है वो किसी एक्सिस पर घूमती है। तो आर जो होता है, जैसे हमारे पास एक बॉडी है, जैसे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये एक मास है, इसका ये एक हमारे पास एक बॉडी है, ये इस एक्सिस पर घूम रही है। जैसे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये एक्सिस ले ली मैंने, जेड एक्सिस, और यहां पर ये मास एम जो है ये इस एक्सिस पर घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो यहां पर मैंने बोर्ड पर तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं मैं, और हमारे पास एक मास जो है इस एक्सिस पर ऐसे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन है। तो ये मास है हमारे पास, तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारे पास आर। अब अगर हमने इस मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, इनेबिलिटी निकालनी होगी, इसमें कितनी इनेबिलिटी है, तो वो किसके होता है? वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के इक्वल होता है। तो एक मास अगर हमारे पास किसी बॉडी किसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगा, वहां पर अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप, तो वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक बहुत बड़ी बॉडी ली है, समझे आप, जिसमें विच इज कंसिस्ट ऑफ एन मासेस, जो एन मासेस से बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और उन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के एन मासेस हैं। जैसे एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, एंड ऐसे हमारे पास nth पार्टिकल का मास mn है, समझे आप। तो एक बहुत बड़ी बॉडी है, रिजिड बॉडी हमारे पास है, एक ठोस बॉडी हमारे पास है, जिसमें हमारे पास जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, टार्क अप्लाई होगा एक बॉडी पर, तो वो टार्क जो है हर एक मास पर एक्ट करेगा, और वहां पर जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, समझे आप, उसको कहा जाता है रिजिड बॉडी। तो यहां पर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, तो यहां पर तो 2-3 मासेस ही रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, लेकिन ये हमारे पास रिजिड बॉडी जो है ये बहुत सारे मासेस से बना हुआ है। जैसे यहां पर m1 लिया है मैंने, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे मैं कहूंगा मैं, ये z एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम रही है, ये मानूंगा मैं, ये हमारे पास z एक्सिस
एक्सेस है, ऐसे है, तो ये हमारे पास बॉडी जो है, कोई सी बॉडी जो है वो इसके एक्सेस के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये एक बॉडी है तो ये इस एक्सेस के इर्द गिर्द ऐसे घूम रही है, समझे आप। अब ये जो हमारे पास बॉडी है इसमें बहुत सारे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो वही कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर कुछ रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, M1 M2 M3, समझे आप, M2 M3 हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस, ये हमारे पास अगर मैं कहूंगा यहां पर एक मास है, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, वो उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक मास का डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका मतलब अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का निकालना होगा, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल्स के इक्वल होगा। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के इर्द गिर्द, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के इर्द गिर्द, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के इर्द गिर्द, उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो वही हमारे पास, ये हमारे पास पूरी की पूरी बॉडी है, इसका अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, वो यहां पर डिफाइन किया है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस। कोई भी एक्सिस अगर हम ले लेंगे, जैसे एक z एक्सिस है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशंस भी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इस z एक्सिस के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे अगर हम, एक बॉडी का, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ masses of all the particles, sum of the product of the masses of all particles and square of their respective distance, perpendicular distance from the axis of rotations। तो सिंपल में अभी इसको जो यहां पर मैंने पढ़ा, इसी को अगर मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करूंगा मैं, आई आपके पास क्या हुआ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसी को होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल्स, दैट इज m1 r1 का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल्स m2 r2 का स्क्वायर, प्लस सो ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल mn rn का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हुआ, वही लिखा मैंने, सम हमारे पास है, सम हमारे पास है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट भी हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस of their respective square of their respective perpendicular distance from the axis of rotations। जैसे m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r1, m2 का हो गया r2, mn का हो गया rn। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है, जो मैंने ऊपर पढ़ा उसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। ये हुआ पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हुआ दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हुआ तीसरे nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हमने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो हम एक एक पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, हम उनको सम करेंगे, तो आपके पास पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो वही लिखा है मैंने, किसी भी गिवन एक्सिस के इर्द हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, समझे आप। जैसे हमारे पास ये मासेस हैं हर एक पार्टिकल्स का, m1 m2 जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, एंड स्क्वायर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो ये हमारे पास इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ r1 r2 डैश हमारे पास rn। तो यहां पर देखोगे आप, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पार्टिकल्स का, ये दूसरे पार्टिकल्स का, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ, हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। तो इसी को अगर हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, हालांकि ये तो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, अगर आपको एक बॉडी दी होगी, उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स दिए होंगे, उनके मासेस दिए होंगे, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया होगा, तो आप पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके। आप जर्नल एक्सप्रेशन जो हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज नहीं होती है, हम इसको शॉर्ट में लाएंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे हम। तो जर्नल एक्सप्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, सबमिशन का यूज करते हैं। सबमिशन का मतलब होता है टोटल सम ऑफ ऑल द टर्म्स। यहां पर n टर्म्स है हमारे पास, तो i इज इक्वल टू 1 to n ले लेंगे हम। तो n टर्म्स हैं यहां पर, 1 से लेकर n टर्म्स तक हैं। तो यहां पर m1 है, यहां पर लिखूंगा मैं mi, यहां पर r1 है, तो r1 की जगह पर लिखूंगा मैं ri, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख लिया। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिखा। इसका मतलब हमारे पास मासेस जो है, हमारे पास i जो लिखा मैंने, i का मतलब हुआ मासेस जो हमारे पास है 1 से लेकर n तक हैं। ri जो लिखा, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमारे पास 1 से लेकर n तक हैं। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, हालांकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होता है ये वाला हमारे पास शॉर्ट फॉर्म। तो न्यूमेरिकल्स में हमें जो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसी बॉडी का निकालना
निकालना होगा या किसी मास का निकालना होगा, तो वो तो एक मास का निकालना होगा, तो सिंपल में हमारे पास फार्मूला यही लगेगा mr²। मास दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, तो आप निकाल सकते हो आप। लेकिन अगर हमारे पास एक पूरी की पूरी बॉडी होगी जिसमें हमारे पास n मासेस होंगे, तो हमने उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना है। अब हमारे पास एसआई यूनिट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट निकालना चाहोगे आप, तो एसआई यूनिट निकालोगे आप, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, आई जो होता है वो mr² के इक्वल होता है। तो एसआई यूनिट निकालना चाहोगे आप, तो एसआई यूनिट किसके इक्वल होगा? m हुआ मास, मास को किस में आप मेजर करोगे? आप किलोग्राम्स मेजर करोगे आप। r हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, इसके ऊपर स्क्वायर है, समझे आप। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ऐसा यूनिट आएगा। डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहोगे आप, तो मास का होता है कैपिटल M और r हो गया हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज किया मैंने, तो ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हमारे पास। तो इसके बाद अगर आप निकालना चाहोगे, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिएंटेशन एंड पोजीशंस, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ मोशन, ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक बॉडी का निकालना होगा, एक तो हमें उस बॉडी की पोजीशंस का पता होना चाहिए। एक्सेस पर हमारे पास ये एक्सेस है अगर हमारे पास, तो बॉडी जो है इस एक्सेस से कितनी दूरी पर है, वो पोजीशंस हम कहेंगे। हम पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। और दूसरा ओरिएंटेशंस, हमारे पास इसकी ओरिएंटेशंस क्या होगी, किस हमारे पास जो है किस एक्सेस पर हमारे पास जो है ये घूम रहा है, समझे आप। और वो एक्सेस कौन सी होगी, ओरिएंटेशंस क्या है उसकी, कौन सी किस एक्सेस पर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है एक एक्सेस पर, तो वो भी हमें पता होना चाहिए इसका। और दूसरा हमारे पास जो है ये जो डिपेंड करता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, बॉडी के शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। बॉडी का शेप कैसा है, गोल है हमारे पास बॉडी या हमारे पास गोल नहीं है, कोई दूसरी शेप है उसकी, और साइज भी उसका क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे आप। तो यहां पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम इनर्शिया तो टोटल मास पर डिपेंड करता था, लेकिन यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, इसका मतलब किस एक्सेस पर घूम रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अभी हम कहेंगे ये हमारे पास जो है एक बॉडी जो है ये ऐसे भी घूम रही है, घूमेगी, समझे आप, ऐसे भी, ये भी रोटेशन है इसकी, या हमारे पास एक बॉडी जो है वो ऐसे भी घूम सकती है, समझे आप। तो ऐसे भी निकाल सकते, जैसे यहां पर अगर ऐसे घूमेगी तो ये यहां पर हमारे पास इसका क्या होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। तो ओरिएंटेशंस भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। जैसे हमारे पास ये, इसको मानूंगा मैं एक्सेस, तो ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, इसका मतलब ये एक एंड इसका क्या बनेगा, एक्सेस ऑफ रोटेशंस के साथ होगा, ये एक्सेस ऑफ रोटेशंस के साथ होगा। तो वहां पर भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस बॉडी का, लेकिन ये एक हम कहेंगे एक ओरिएंटेशन होगी या एक पोजीशन होगी हमारे पास एक बॉडी की, या पूरी की पूरी बॉडी जो है वो घूम रही है एक एक्सेस के इर्द गिर्द। तो इन पर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास। इसका मतलब एक तो आर पर भी डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है, शेप पर भी डिपेंड करेगा, साइज पर भी डिपेंड करेगा, समझे आप। और दूसरा ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, समझे आप। तो ये आपका टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ओके, गुड बाय।